नमस्कार, जोहार। द सोरेन शो में आप सबों का स्वागत है। ट्राइब टीवी के इस खास शो में हम खास मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज स्वागत करते हैं विक्टर माल्टो। विक्टर माल्टो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद से वीआरएस लिया, रिटायर नहीं हुए, उससे पहले ही इन्होंने वीआरएस ले लिया। लेकिन बैंकिंग और फाइनेंस से ज़्यादा इसकी दिलचस्पी सामाजिक कार्यों में हुई, सामाजिक आंदोलनों में हुई, कुछ विशेष संवैधानिक प्रावधानों को लेकर के अदालती लड़ाई में इनकी भूमिका काफ़ी अहम रही है। हालांकि वो लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, अदालत की चौखट पर, अदालत की दहलीज पर कह सकते हैं सुनवाई के दौर से गुजर रही है। और आज हम उनका इस शो में, ट्राइब टीवी के खास शो में स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। विक्टर जी, चलिए शुरुआत करते हैं आपके जो प्रोफेशन रहे हैं, यानी जिसमें आपने सबसे ज़्यादा वक्त दिया है, यानी बैंकिंग में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जब आप सेवा कर रहे थे। तो लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं, समझते हैं कि जो जिस पेशे में होते हैं, जिस सेक्टर से होते हैं, उनकी दिलचस्पी या तो उनसे कंसर्न, उनसे रिलेटेड चीज़ों पर ही होती है। लेकिन कहाँ पैसा जैसा मुद्दा है, कहाँ संविधान जैसा मुद्दा है और कहाँ आरबीआई है। ये दोनों के बीच में आपने अपने प्रोफेशन के दरमियान भी बड़ा तालमेल बिठाया। और बैंकिंग से दिलचस्पी इधर कैसे आ गई आपकी? देखिए सुंदर जी, ऐसा है कि मैं सांवरिया पहाड़िया जनजाति समाज से आता हूँ जी, जिसकी आबादी 1.5 लाख के आसपास है। झारखंड के राजमहल के पहाड़ियों में निवास करती है। तो आपने सीधे बैंकिंग प्रोफेशन से हमें जोड़ा, लेकिन प्रोफेशन सिर्फ नौकरी से नहीं होती है। जिस सामाजिक परिवेश में हम पलते हैं, जन्म लेते हैं, वहाँ जो हमारा संघर्ष चलता है, शैक्षणिक डिग्रियों को लेने के साथ साथ नौकरी प्राप्त करने तक संसाधनों का अभाव रहता है। आप जानते हैं कि पहाड़िया जनजाति आज भी अनेक परिस्थितियों से जूझ रही है। आज उनके बीच पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बिजली की समस्या है। तो ये बात सिर्फ नौकरी के आने के बाद नहीं रही। आपने संवैधानिक बातों को लाया है, क्योंकि संविधान की वजह से ही हम जनजाति लोग नौकरी पाते हैं या नौकरियां पाते हैं। ठीक है, उसमें 2-3 चीज़ मैं रखना चाहूँगा। संविधान में जो आर्टिकल 46 है, या उसके पहले और हम जानना चाहेंगे कि हम जनजाति कैसे हुए। चलिए हम पूरा शो संवैधानिक बातों पर ही करेंगे। लेकिन शुरुआती इस बात को जानने में मेरी दिलचस्पी है कि कहाँ इकोनॉमिक्स है, बैंकिंग को हम इकोनॉमिक्स ही समझते हैं, और कहाँ ये सोशल साइंस है। तो कभी आपको लगा नहीं कि बैंकिंग को ही अपना आफ्टर प्रोफेशन, उसी को आप अपना प्रोफेशन भी बनाए, या आपकी दिलचस्पी भी उसी में हो, उसी को ही? क्योंकि बेशक इस बात से कोई इनकार नहीं है मुझे कि आदिवासी अनेक तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनमें एक समस्या आर्थिक समस्या भी है। तो आर्थिक रूप से कैसे वो समृद्ध हों, या बैंकिंग सिस्टम से आदिवासी कैसे जुड़े, कैसे बढ़ें, इन सब चीज़ों को भी देखने समझने की ज़रूरत थी। देखिए, आर्थिक शब्द अकेले नहीं आता है। जब भी आता है सामाजिक आर्थिक विकास, और ये बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, इसके पीछे अवधारणा यही रही कि देश के ग्रामीणों का कैसे सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित की जाए। योजना आयोग का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था। बाद में यह नीति आयोग में परिणत हो गया। नीति का मतलब पॉलिसी यहाँ नहीं होता है। नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ नीति आयोग का जो उद्देश्य था, सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता था। नीति आयोग में बहुत सारी बातें छिपी हुई है, इसको भी समझना है। तो सामाजिक आर्थिक विकास की अवधारणा बदल गई है। अब लोग कहते हैं क्या आर्थिक सामाजिक विकास करो। पिछले कुछ समय से आप देखे होंगे आर्थिक सामाजिक विकास की ओर चल चुके हैं। हम झारखंड के संदर्भ में आते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक तो राष्ट्रीय बैंक है। हाँ, बहुत लंबा यह विषय है। हाँ, तो सामाजिक आर्थिक विकास
आप झारखंड के संदर्भ में ही लीजिए। तो समाज का पहले आर्थिक विकास होना चाहिए या पहले सामाजिक विकास? सामाजिक विकास के लिए, समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ जो उसकी सांस्कृतिक व्यवस्था है, जो परंपरागत विरासत है, उसको सेफगार्ड और प्रोटेक्ट करना है, जिसका झारखंड में अभाव देखा गया है। सामाजिक, मुझे लगता है कि आर्थिक विकास हो जाता तो सामाजिक विकास के साथ जी नहीं, स्वतः हो जाता। जी नहीं, आर्थिक विकास यहाँ झारखंड का गठन हुआ है हरियाली और मादल की थाप को बरकरार रखते हुए। यहाँ तो हरियाली को समाप्त कर दी गई, तमाम पेड़ काट दिए गए। यही वजह है कि आज राजधानी, जो कभी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, आज यहाँ पारा 41 डिग्री प्लस हो गया है। तो सामाजिक विकास का मतलब हरियाली और मादर के थाप को, लोक नृत्य को बरकरार रखते हुए, उनको प्रोटेक्ट प्रिजर्व करते हुए पहले सामाजिक स्थिति को मजबूत करना है, तब हम विकास की बात करेंगे। हरियाली को बरकरार रखना है, यहाँ तो हरियाली को ही समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन मादर की थाप तो तभी निकलेगी ना जब इंसान के पेट भरे होंगे, तभी तो वो गुनगुनाएंगे। आदिवासी की जो सोच है, और जब भूख की बात होगी तो आर्थिक मामले हो जाएंगे। आप गाँव चले जाइए, भूख की जो डिफिनेशन है, भूख की जो परिभाषा है, शहरियों के लिए अलग होता है, गांव के लोगों के लिए अलग होता है। वो एक गिलास पेयजल पी करके भी दिन भर रह सकता है, शहर के लोग नहीं रह सकते हैं। यहाँ इसकी जो भूख है कि हमें जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने दिया जाए, हमें अपनी जीविका चलाने के लिए, जमीन को बचाए रखने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जमीन है, उस पर निर्णय लेने की हमें स्वतंत्रता दी जाए। और वो स्वतंत्रता नहीं मिली है, उसी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए ही भारत के संविधान में एकमात्र अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 243(m)(4)(b), जो संसद को सीधा आदेश देता है कि आप भारत के जनजातियों के लिए जो अनुसूचित क्षेत्र में निवास करते हैं, उनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, कस्टमरी लॉ, जमीन, खनिज संपदाओं पर उनका मालिकाना हक, ये प्रोटेक्ट करने के लिए ही पी पैसा कानून संसद ने बनाया, जो 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। लेकिन सरकार, ना ही झारखंड सरकार, ना ही यहाँ जो NGO काम कर रहे हैं जनजातियों के लिए, कभी किसी ने यह पहल किया है कि झारखंड में पी पैसा कानून लागू किया जाए और उसकी धारा 4O और 4M के तहत क्रमशः अनुसूचित क्षेत्र के जिले के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर परंपरागत ग्राम सभा की स्थापना की जाए। यह कभी अभी तक नहीं हुआ है, जिसको कि हम 23 सालों से लड़ रहे हैं। तो सरकार एक और कहती है सामाजिक विकास करो और पी पैसा पर नियमावली नहीं बना रही है। इसका मतलब क्या है? भोले भोले आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है। क्षेत्रीय पार्टी आई है, जनजातियों के समर्थन से आई है, और जनजातियों को बचाने के लिए जो संसदीय कानून है उस पर दिलचस्पी नहीं ले रही है। जनजातीय समाज धान, मुर्गा, गाय, बछड़ा बेच करके न्यायपालिका में जा रहा है। और सरकार भूल-भुलैया में रखी है पूरे समाज को। अच्छा, कुछ वर्षों पहले जी, जब आप लोगों ने एक संगठन बनाया था आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, आप भी उसके फाउंडर में रहे हैं। कोई कहता है पी पैसा, कोई कहता है पैसा, और ये पी पैसा और पैसा के बीच में आप लोगों के बीच में झगड़े हो गए और आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के लोग, बुद्धिजीवी भी एक मत नहीं हो पाए। इसको देखिए, विचारों के आंदोलन में पुस्तकें ही हमारे हथियार है। जो सवाल आप कहा है ना, मैं आपको पी पैसा का गजट दिखा देता हूँ। पी पैसा के गजट में क्या लिखा हुआ है? द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। तो ये द प्रोविजंस ऑफ पंचायत का एक्सटेंशन है, ये पंचायत राज का एक्सटेंशन नहीं है, ये आदिवासी पंचायत का एक्सटेंशन है, जिसके 23 प्रोविजंस हैं। और इसी प्रोविजंस के द्वारा आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, खनिज संपदाओं पर मालिकाना हक और उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है, उन्हें ट्राइबल ऑटोनॉमी दी गई है। इसलिए हम पी पैसा बोलते हैं, प्रोविजंस के साथ। अब जो यहाँ से गए हैं ठीक है, लेकिन पैसा का गजट तो हमारे पास है, मैं आपको दे देता हूँ अभी, आप स्वयं देकर इस बात को कन्विंस हो जाइए इस बात से। तो वो लोग प्रोविजन, लेकिन आपके साथ काम करने वाले लोग कन्विंस नहीं हो पाए। ये उनके विचार है,
उनके बौद्धिक ज्ञान है। लोग तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। एक बड़ी अच्छी और मजबूत संगठन बनी थी आदिवासी बुद्धिजीवी मंच। अभी भी है। हर साल चुनाव होते हैं, हर 2 साल में चुनाव होते हैं। हाँ, फिलहाल आप शायद उसके कह सकते हैं कि मुख्य संयोजक में से मैं राष्ट्रीय संयोजक हैं। लेकिन कई बुद्धिजीवी उनसे आपसे दूर हो गए या फिर मंच से दूर हो गए। देखिए, दूर होने का एक ही वजह है, मैं संविधान के साथ हूँ, भारत का संविधान के साथ हूँ, और पी पेसा गजट के साथ हूँ। उनमें जितनी बातें लिखी हुई है, उन बातों के बिना हम झारखंडी समाज का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण नहीं कर सकते। आप आंदोलन कीजिए, आप सत्ता में चले जाइए, आप मंत्री मुख्यमंत्री बन जाइए, आप राज्यपाल बन जाइए, आप राष्ट्रपति बन जाइए, लेकिन बिना संवैधानिक कानून के प्रावधानों को लागू किए बगैर आप 100 साल भी रहेंगे मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कल्याण मंत्री, आप झारखंडी समाज का सामाजिक आर्थिक उत्थान नहीं कर सकते। कैसे कीजिएगा? आप कानून नहीं बोलोगे, आप क्या कीजिएगा? आज झारखंड में देखिए, आदिवासियों की सरकार है, क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के बीच गठबंधन की सरकार है। क्या हाल है पी पेसा कानून का? विधानसभा के सिर्फ ये चुनाव मुद्दे बन के रह गए। तो क्या मतलब है? फिर क्यों कहते हैं कि हमारी योजनाओं को पूरा करो? क्यों कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे? क्यों कहते हैं कि हम हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे? देखिए, जिन विचारधाराओं से बचाने के लिए झारखंड राज्य का गठन हुआ, हमारे लोग, हम आदिवासियों का वोट लेकर के उन्हीं लोगों को अपने इर्द गिर्द रखे हुए हैं। चलिए, राजनीतिक बातों को अंतिम वक्त के लिए छोड़ कर नहीं, दोनों साथ साथ ले चलिए। हाँ, साथ चलिए। संविधान, क्योंकि मजा नहीं आएगा क्योंकि जो हम लोग लड़ रहे हैं, आपसे बातचीत करने में मजा आएगा। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, ब्रेक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद इस बातचीत को जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं विक्टर मल्टो, जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं। हम बात कर रहे थे पीपीएसआ की। पीपीएसआ को लेकर जो प्रोविजंस हैं, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं हमें, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं झारखंड, बावजूद इनके झारखंड आज भी अपने अधिकार को लेकर के, संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को लेकर के लड़ ही रहा है, चाहे वो अदालत हो या सड़क। देखिए, पहले हम ये बताना चाहेंगे कि पी पेसा को लाने में क्यों संसद ने बाध्य हुआ, पी पेसा क्यों बनाया संसद ने। भारत के संविधान में 2 संशोधन लाए गए, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। 73वां संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में पार्ट 9 पंचायतों के प्रावधान जोड़े गए और 74वां संशोधन के द्वारा नगरपालिकाओं के प्रावधान यानी पार्ट 9A जोड़े गए। आप देखेंगे कि पार्ट 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O तक अनुच्छेद बनाए गए हैं। उसमें पंचायत राज से जुड़े सभी प्रावधानों का जिक्र है। ठीक है। पार्ट 9A में देखेंगे आप, अनुच्छेद 243P से लेकर के अनुच्छेद 243ZG तक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें नगरपालिकाओं से जुड़े तमाम प्रावधानों का जिक्र है। लेकिन 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद डाल दिए गए हैं। पार्ट 9 के अनुच्छेद 243M1 और पार्ट 9A के अनुच्छेद 243ZC। ये दोनों अनुच्छेद यह कहते हैं कि 5वीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के व्यवस्था और नगरपालिकाओं के व्यवस्था पर रोक लगे रहेंगे। तो रोक लगे रहना चाहिए ना। दूसरी बात, अनुच्छेद 243M4B संसद को यह आदेश देता है, यह अधिकार देता है कि वो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष कानून बनाएगा, पंचायतों को लेकर, आदिवासी पंचायतों को लेकर के, और वह कानून अपवादों और उपांतरणों के अधीन बनाया जाएगा। और संसद
यह कानून बनाने के क्रम में अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल नहीं करेगा, मतलब किसी भी तरह का संशोधन पार्ट 9 में या पार्ट 9A में नहीं करेगा, तब पीपीएसए बना। द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सेशन टू द स्लेवरी एक्ट बने। दो दशक से आप इसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। नतीजा कब तक आएंगे, कितना आया? देखिए हाँ, आप पीपीएसए का नतीजा आएगा नहीं आएगा ये बात की बात है, पहले इसकी सच्चाई को हम जाने। नतीजे आए या नहीं आए, कानून तो कानून है। आज सीएनटी एक्ट 1908 को ही आप देखिए, कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन कानून के प्रावधान के प्रभाव दिखते हैं। जब भी आदिवासी जमीन को लेने की बात आएगी और आदिवासी अपने हित में जब सीएनटी एक्ट को बोलेगा, तो यही की सरकार, यही की कार्यपालिका आदिवासी विकास को रोकने के लिए सीएनटी एक्ट के प्रावधान को सामने ले आएंगे। ये समझिए तो बहुत ही पहले एक बना हुआ है। सीएनटी एक्ट 1908 आदिवासियों के लिए सुरक्षा कवच है, लेकिन आदिवासी जब अपने विकास के लिए बात करेगा तो सीएनटी एक्ट को बाधक बनाएंगे। यही जब किसी बिल्डर्स के लिए आएगा, स्मार्ट सिटी को बनाने की बात आएगी, रक्षा विश्वविद्यालय को बनाने की बात आएगी, तो सीएनटी एक्ट के प्रावधान कौन हो जाएंगे? जब सीएनटी एक्ट 1908 है, तो मतलब इसका तो यही तो निकल के आता है कि कानून आम आदमियों के लिए है, खास या सरकारी संस्थाओं के लिए नहीं है। देखिए आप ये समझिए, मेरी स्पष्ट राय है, सत्ता लेना वोट के आधार पर वो एक अलग बात है, वो अलग बात है। सत्ता लेकर के सरकार में चले जाना और पूरे राज्य को चलाना, सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु दोनों दो चीज है। आप सत्ता में बैठ गए हो, लेकिन राज चलाने के लिए तो सत्ता में बैठे हुए दल, जो बौद्धिक ताकत की जरूरत है वो नहीं है इनके पास। तो सत्ता में बैठे हुए लोग उस आपके दूसरे बातों को कितना पूरा करता है? सत्ता में जो बैठे लोग हैं वे संवैधानिक प्रावधानों को लागू कराने में असफल रहे हैं। आज 23 साल हो गए लगभग। आखिर पीपीएसए नियमावली बनाने की बाध्यता 1 साल ही तक थी। 1 साल के अंदर अगर नियमावली नहीं बनाते हो तो इसके प्रावधान स्वतः लागू हो जाएंगे। तो आज सरकार को 22.5 साल हो गए और हमारी वर्तमान जेएमएम अब कांग्रेस की सरकार को लगभग 4 साल हो गए। 12 साल तक जेएमएम ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। आपको याद होगा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो झारखंड के। उस समय से भी 12 कुछ महीने थे, कुछ महीने। हम लोग तो सामाजिक लोग हैं, उतनी जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन जो हमने अध्ययन के वजह से जो पता चला है, तो जेएमएम की सरकार 12 साल से अधिक बीजेपी के साथ थी। आज लोग आमने सामने हैं। पीपीएसए बना कांग्रेस के गवर्नमेंट में। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि वर्तमान सरकार आदिवासी मूलवासियों के हित की बात करती रही है और पीपीएसए नियमावली नहीं बना पाई है। इवन की ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के नियमावली नहीं बने हैं। नियमावली तो बने, वो राजभवन में कैसे फंसे आपको नहीं, वो असंवैधानिक नियमावली है। टीएससी का जिक्र कहाँ है? आज तक एक बैठक भी नहीं हुई, 3 साल से ज्यादा हो गया इस सरकार बैठक को। पे हम बाद में जाएंगे। नियमावली क्यों नहीं बनी संवैधानिक आधार पर? तो आप झारखंड के 24 जिले में 13 जिले अनुसूचित क्षेत्र में है, बल्कि 12 जिले ही बोलिए। एक बात मैं आपको बताऊंगा, आप जाकर के राजभवन में या कल्याण मंत्री से या खूंटी के डीसी महोदय से सवाल कीजिए कि खूंटी जिला जो रांची जिले को काट करके, रांची जिले अनुसूचित क्षेत्र के जिले हैं, उसे काट कर खूंटी जिला बना है। क्या खूंटी जिला का राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुमोदन मिला है? नहीं मिला है। खूंटी जिला का गजट नोटिफिकेशन हुआ है? आप जाके पता कीजिए। तो ये तो हालत है हमारे यहाँ। अच्छा, 12 नवंबर 2011 को या 12 सितंबर होगा 2011 को खूंटी जिला की स्थापना हुई। राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन नहीं लिया गया। यहाँ अनुसूचित क्षेत्र में
जिस तरह से पंचायत राज पर रोक है 243M1 के द्वारा, नगर पालिकाओं पर भी रोक है 243ZC के द्वारा। तो नगर पालिका कैसे काम कर रहे हैं? तो नगर पालिका को रोकने के लिए कोई तो आगे नहीं आ रहे हैं। आज आदिवासियों मूलवासियों का घर टूट रहा है। अच्छा, 2-3 मामले इस पर चल रहे हैं। यस, पी पैसा पर या पैसा पर? पी पैसा पर एक मामला है, और अनुसूचित क्षेत्र में जो असंवैधानिक रूप से नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों का गठन हुआ है, इसे भी खत्म करने के लिए न्यायपालिका में केस लंबित है। अब तक अदालत इस मामले में क्या कहती है? ये देखिए, कानून के मामले में मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, इसको आप लिख के रखिए। कहा गया कि इन द कोर्ट ऑफ लॉ both the party know the facts. Both the parties know the fact. True. It is the judge who is on trial. चलिए, मतलब दोनों को फैक्ट पता है। आप भी जब अदालत जा रहे थे आपको भी फैक्ट पता था। हमारे पी पैसा के मामले में अभी मैं 2 डॉक्यूमेंट्स आपको दूंगा। यही पंचायत राज विभाग के एक अधिकारी काउंटर एफिडेविट फाइल करते हैं माननीय उच्च न्यायालय में कि हम लोगों ने पी पैसा कानून लागू कर दिया है, और 6 शेड्यूल पैटर्न मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की भी स्थापना कर दिया है। यह 21 जुलाई 2021 को कहती है, और अभी 24 मार्च 2022 को वही पंचायत राज विभाग कहता है कि हम लोग नियमावली बना रहे हैं, पी पैसा नियमावली बना रहे हैं, हमको 8 सप्ताह का समय दो। अब 24 मार्च 2022 को पंचायत राज विभाग 8 सप्ताह का समय मांगती है, और वही जो है करीब 15 दिन के बाद 9 अप्रैल 2022 को 24 जिलों में पंचायत राज चुनाव कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देती है। अभी भी एक कमेटी काम कर रही है इस पर, नियमावली पर, पैसा की नियमावली को लेकर। शायद मेरी जहाँ तक याददाश्त बता रही है 2 या 3 बैठकें हुई हैं। देखिए, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे ना, बिल्कुल ठोस और कंफर्म इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ठीक है। टीआरआई में जो बैठक हुई, उस एक बैठक में मैं भी निदेशक महोदय से अनुमति लेकर गया 25 मई 2022। तो मैं देखा कि वहाँ बहुत से सोशल एक्टिविस्ट लोग बैठे थे और पी पैसा के नियमावली बनाए जा रहे थे। तो हमने देखा कि पंचायत राज अधिनियम 2001 के तर्ज पर ही पी पैसा नियमावली बनाए जा रहे। तो मैं वहाँ ऑब्जेक्शन किया कि पंचायत राज अधिनियम 2001 तो विधानसभा का कानून है, और पी पैसा 1996 संसद का कानून है। आप विधानसभा का कानून कैसे आप ला सकते हो? तो कुछ लोग नाराज हो गए, कहे कि आप तो हाई कोर्ट में भी केस हार जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी केस हार जाते हो। काफ़ी आक्रोशित हुए हम पर लोग। हमने तब एक चिट्ठी दिखाई उन लोगों को। 2 फरवरी 2022 जो पंचायत राज के निदेशक द्वारा निकाला गया है, उस चिट्ठी में यह लिखी हुई है यह बात कि झारखंड सरकार पी पैसा नियमावली बनाने हेतु बैठकें शुरू कर दी है। तब ये उन्होंने कोर्ट को दिया। हाँ, मैं आपको दूंगा, इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। हाँ, नहीं मतलब कॉपी की नहीं, आपकी जुबानी में काफ़ी है। मतलब ये हलफनामा यस कोर्ट को दिया। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा ना। ठीक है। अब तो 2 फरवरी 2022 को जब पंचायत राज निदेशक यह चिट्ठी जारी करता है कि हम लोग पी पैसा पर नियमावली बनाने हेतु अंतर विभागीय बैठक शुरू किए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बिना नियमावली के 2010, 2015 और 2022 में चुनाव हुए, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत राज चुनाव। तो ये बात झारखंडी समाज को बताना है। चलिए, एक वक्त हुआ छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी बाकी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के
राष्ट्रीय संयोजक आरबीआई के पूर्व मैनेजर हमारे साथ विक्टर मल्टो हैं। बात हो रही थी पेसा की कानून को लेकर के, नियमावली को लेकर के बैठकों का दौर चल रहा है। अभी भी कुछ बैठकें हुई है, कुछ बैठकें बाकी है। नियमावली कब तक आएगी इसका अंदाज़ा लगाना फ़िलहाल मुश्किल है, लेकिन बातचीत के अंदाज में कुछ निकालते हैं। जो बैठकें हुई, आप पहली बैठक में गए, दूसरी बैठक में गए? देखिए, हाँ, टीआरआई को सरकार ने कहा, टीआरआई मतलब डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति शोध एवं कल्याण संस्थान मोराबादी रांची, इनको कहा गया कि आप पेसा पर नियमावली बनाओ। इन्होंने जो नियमावली बना रहा था, इनके द्वारा जो बनाया जा रहा था, वो बस झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 का कट एंड पेस्ट था। उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। तो मैं वहां जाकर विरोध किया, संवैधानिक विरोध किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो मुकदमा हार गए हो। अगर हम मुकदमा हार गए हैं पेसा का, तो फिर आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो नियमावली बनाने के लिए? भाई, क्या जरूरत है? तो वही सरकार की चिट्ठी आपने दिखाया 2 फरवरी 2022 का कि पेसा नियमावली नहीं बनी है। और फिर इसके बाद आपको बैठकों में प्रतिबंधित कर दिया गया? नहीं, मैं वहाँ संवैधानिक विरोध किया। दूसरे दिन मैं वहाँ निदेशक महोदय को चिट्ठी लिखा कि सरकार के जो नियमावली है उसके सभी धाराओं के ये बिंदु पेसा अधिनियम 1996 के प्रावधानों के असंगत है। इसलिए यह संपूर्ण ड्राफ्ट नियमावली 2022 यह असंवैधानिक है और पेसा के प्रावधानों के असंगत है। इसे आदिवासी बुद्धिजीवी मंच खारिज करता है। यह करके मैं निदेशक के कार्यालय में चिट्ठी को दे करके रिसीविंग लेके रख दिया हूँ। उसके बाद तीसरे दिन निदेशक पंचायत राज से मैं मिला और टीआरआई के कारनामों की जानकारी दी और वहाँ भी एक कॉपी देकर हमने रिसीविंग लेकर के रख दिया है और इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे की बैठकों में क्या होता है। 4 स्टेप देखिए, ये चीज़ जाना चाहिए समाज के बीच में, ठीक है। 2 फरवरी 2022 को निदेशक पंचायत राज ने चिट्ठी निकाला, नियमावली बना रही है, ठीक है। झारखंड हाईकोर्ट में समय मांगा गया 24 मार्च 2022 को, 8 हफ्तों का, 8 हफ्तों समय दो। और 9 अप्रैल 2022 को 2400 जिलों में अनुसूचित क्षेत्र समेत पंचायत राज आम चुनाव कराने हेतु अधिसूचना जारी कर दी जाती है। ये तो बड़ा कंट्रडिक्शन है। तीसरी पॉइंट, उसके बाद 17-18 जून 2022 को यही पंचायत राज विभाग झारखंड सरकार और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट निदेशक के द्वारा इसी पंचायत राज विभाग के सभागार में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कराया जाता है पेसा नियमावली को लेकर के। और फिर जब अभी 1 मई 2023 को माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई हेतु केस लिस्ट हुआ, उसमें झारखंड पंचायत राज विभाग कहता है हमको और 4 सप्ताह का समय दिया जाए चुनाव के बाद। जबकि 3 बार 2010, 15 और 2022 में बिना नियमावली के अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा के विरुद्ध पंचायत राज चुनाव करा दिए गए। और एक चीज इस बिंदु पर राजभवन का ध्यान मैं आकृष्ट करता हूं, पंचायत नियमावली धारा 309 के तरफ, उस धारा 309 राजभवन को अधिकार देता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने हेतु ही, जबकि वार्ड का भी चुनाव कराने हेतु आदेश दे दिया गया है। वार्ड माने नगर पालिका का एक अंग है ना वार्ड। तो जब अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के प्रावधानों का विस्तार ही नहीं हुआ है, तो राजभवन किस आधार पर वार्ड का चुनाव होते हुए भी अधिसूचना जारी करने हेतु आदेश पारित करता है? ये सवाल है, संवैधानिक सवाल है। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब अनुत्तरित हैं या जवाब नहीं है, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि सवालों का वजूद ख़त्म हो जाता है। बहरहाल
सालखन मुर्मू कहते हैं कि चुनाव होना चाहिए। क्या चुनाव होना चाहिए? ग्राम सभा का मतलब चुनाव के जरिए जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का आप समर्थन करते हैं वो उनका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि योग्य और सक्षम उम्मीदवार जीत कर आए और जिससे समाज की नई व्यवस्था खड़ी हो। देखिए, सालखन मुर्मू जी का सवाल को सालखन मुर्मू जी ही बता पाएंगे, उनके सवाल को मैं नहीं बता सकता ना। मैं तो भारत का संविधान पढ़ता हूँ, पी पेशा कानून पढ़ता हूँ, और संथालपरगना एरियाज में जो संथालपरगना टेनेंसी एक्ट के तहत, संथालपरगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री एक्ट 1949 के तहत धारा 5 और 6 के तहत जो पट्टा हमें दिया जाता है, प्रधानी पट्टा, वो तो मिस्टर सालखन मुर्मू के लोगों को तो नहीं मिलता है। वो जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह के संथाल जनजातियों को संथाल परगना सप्लीमेंट्री टेनेंसी एक्ट 1949 के तहत प्रोटेक्शन नहीं है। अच्छा, मौजूदा सरकार ने पेशा को लेकर के भी जिस तरह के वादे किए थे और एक कमेटी बना करके इस पर इनकी नियमावली पर एक्सरसाइज चल रही है। आरक्षण को लेकर के भी इन्होंने ओबीसी आरक्षण हो जिसमें SC ST का आरक्षण भी शामिल है, विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेज दिया। स्थानीय नीति का जो मुद्दा है उसे भी विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेज दिया गया। सरना कोड का मामला भी विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेज दिया गया। राजनीतिक दल इसके अपने अलग अलग अर्थ निकालते हैं। आप चूँकि सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीति से किसी राजनीतिक दल से आपका सीधा ताल्लुक नहीं है, आपको क्या लगता है कि सरकार वाकई इन सब मुद्दों को लेकर के गंभीर है और इसका एक समाधान चाहती है? देखिए, अनुच्छेद 46 46 यह कहता है कि विधानसभा वैसे लोगों के लिए आरक्षण के संबंध में कानून बनाएगा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और उन्हें अत्याचार और शोषण से बचाने के लिए भी कानून बनाएगा। तो संविधान में तो विधानसभा स्वतंत्र है और अनुच्छेद 16(4) भी यह कहता है कि जिस समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में नहीं है उन्हें सरकारी नौकरियों में प्रवेश दिलाने के लिए राज्य कानून बनाएगा। तो जब संविधान आपको अधिकृत किया है इन सभी चीज़ों को कानून बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों में, तो फिर आप गेंद को कभी इस पाले में कभी उस पाले में भेज करके क्यों कम पढ़े लिखे लोग या कम जागरूक समाज को भूल-भुलैया में रखते हो? ऐसी बात नहीं है कि अगर हमारे पास लिटरेसी रेट कम है तो जो लिटरेट आदिवासी है वो आपके कारनामाओं को नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। समाज को जो आज गुमराह किया जा रहा है, शिक्षित समाज, पढ़ा लिखा समाज, जागरूक समाज किसी ना किसी रूप में आवाज़ उठा रहा है। यह आवाज़ भले ही कम एम्पलीट्यूड का हो कि विरोध के स्वर तो है। झारखंड शहीदों की धरती है, संथाल परगना भी शहीदों की धरती है। शहीद तिलका मांझी शुरू करके हमारे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानू, तो इस शहीदों के धरती के लोग जब आज मंत्री बने हुए हैं, सरकार चला रहे हैं और वहाँ उनके आदर्शों की बात नहीं करते हैं, वहाँ के ज़मीन को बचाने की बात नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में फिर वो किस आधार पर वहाँ के लोगों से समर्थन मांगेंगे और किस आधार पर वहाँ के लोग इन लोगों को समर्थन देंगे? लेकिन दे तो रहे हैं, 4 दशकों से दे रहे हैं। क्या हम तो चाहेंगे पुनर्विचार हो? अब मैं फ्री हो गया हूँ, कोई बंदिश नहीं है हमारे साथ। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारे यहाँ एक बुआरी जोर प्रखंड है, एक तलझारी गांव है, आदिवासियों का गांव है, अधिक संताल आदिवासियों का ही गांव है। साल के शुरुआत में वहाँ के लोग आंदोलन किए। 3-4 वर्षों से वहाँ आंदोलन चल रहा है। मैं 2018 से जी, मैं वही 3-4 साल मुझे याद तो है। वहाँ शेड्यूल एरियाज है, शेड्यूल एरिया में पी पेशा लागू है। तो पी पेशा की धारा 4(E)(J)(L)
के द्वारा जमीन का अधिग्रहण होगा। लेकिन वहां क्या कानून लाया मालूम है? कोल बियरिंग एरियाज एक्ट, ब्रैकेट में एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957। उसी एक्ट का आधार बनाया गया था पचवाड़ा में भी, पेनेम कोल माइंस को लेकर के भी। तो आप हमारे आदिवासी समाज को, मूलवासी समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए ना सरकार में हो। तो ये एक बात मैं कहा ना, संख्या बल के आधार पर आप सरकार बनाइए, लेकिन राज्य के आदिवासी मूलवासियों को सुरक्षित रखना और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उसको समझने के लिए जो बौद्धिक ऊर्जा की जरूरत है, उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि आदिवासियों, स्पेशली मैं झारखंड की बात करूंगा, दूसरे राज्यों की नहीं, आदिवासियों की मनोदशा और उनकी परिस्थितियां बड़ी डोलड्रम की स्थिति में है ना। वो किसी निर्णय तक पहुंच पा रहे हैं, उनकी सोच पहुंच पा रही है ना, राजनीतिक तौर पर उनकी समझ उस स्तर पर विकसित हो पाई है। देखिए, ये एक बहुत ही गहन करने का विषय है। थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लेते हैं। आदिवासी अपनी जमीन नहीं देगा आपको, लेकिन जमीन तो लेंगे। जिस जमीन में उनके पूर्वजों की हड्डी दबी है, उनके अंग दबे हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है, जिसको बचाने के लिए शहीद तिलका मांझी से लेकर के आज तक लहू और शहीद हुए हैं लोग, लहू दिए हैं, शहीद हुए, उस जमीन को आदिवासी नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा, एक उदाहरण है, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, आदिवासी भी जमीन के बिना नहीं रह सकते हैं। आदिवासी जमीन नहीं देगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो और द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं विक्टर मल्टो। विक्टर मल्टो जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच जैसे एक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, उसके राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, साथ ही इनका अपना कुछ पेशेगत अनुभव भी रहा है। उन सब अनुभवों से मिलाकर हम एक ऐसी शख्सियत को देख रहे हैं जो संविधान की बात करता है, ग्राम सभा की बात करता है, और राजनीतिक में एक नई विचारधारा को, एक बदलाव, एक क्रांति लाने की बात करते हैं। ग्राम सभा की बात कर लेते हैं। ग्राम सभा एक बड़ी ऐसी मजबूत संस्था, अगर मजबूत होती तो शायद झारखंड ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा मजबूत होता। देखिए सुंदर जी, ग्राम सभा 3 तरह के हैं। एक ग्राम सभा है जो संविधान के पार्ट 9 में आपको दिखेंगे, आर्टिकल 243 में। उसकी परिभाषा हम बताते हैं आपको शॉर्ट में, कि ग्राम के वैसे लोग जो 18 साल के आयु पूरी कर चुके हैं और वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, तो गांव के योजनाओं को बनाने के क्रम में उनकी भागीदारी के लिए जो बैठक होती है वो ग्राम सभा है। दूसरा ग्राम सभा लोग ले आया है वन अधिकार अधिनियम 2006 का ग्राम सभा। वो ग्राम सभा की परिभाषा आप देखेंगे तो कहा जाता है कि यह ग्राम सभा की बैठक होती है भूमि पट्टा देने के लिए। तो इसमें वैसे लोग शामिल होते हैं जो जनजाति हो और उस वन्य क्षेत्र में पिछले 75 सालों से रहते हुए आ रहे हैं। उनकी बैठक होती है भूमि पट्टा देने के लिए, तो उस बैठक को ग्राम सभा कहते हैं। लेकिन पीपेसा के तहत जो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा की बात की गई है, वो पीपेसा की धारा 4D में है, जो कहता है कि वैसी ग्राम सभा जो जनजातियों के भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरागत स्वशासन व्यवस्था, कस्टमरी लॉ को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करे, सेफ गार्ड प्रदान करे। तो ये हो गया परंपरागत ग्राम सभा, आदिवासी ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा चूंकि नियमावली नहीं बना है, पीपेसा की नियमावली तो नहीं बनी है, तो ग्राम सभा भी नियमावली नहीं बनी है,
तो ये लोग फर्जी ग्राम सभा के द्वारा मीटिंग करके, चाहे वो विकास की राशि हो या भूमि अधिग्रहण हो या डीएमएफटी का पैसा हो या ट्राइबल सप्लान का पैसा हो या अन्य कोई जमीन को लेने वाली बात जब भी आती है, तो सरकार या कंपनी फर्जी ग्राम सभा को सामने रख करके जनजातियों की जमीन को जबरदस्ती लूटने का कार्य करती है। तो हमें पीपेसा का परंपरागत ग्राम सभा की जरूरत है, इसीलिए हम लोग पीपेसा के नियमावली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और पीपेसा कानून में सोचिए इस चीज़ को, अनुसूचित क्षेत्र में पीपेसा का अनुरूप 2 फंक्शनरीज होंगे, कार्यालय होंगे। एक अनुसूचित क्षेत्र के जिले में स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर परंपरागत ग्राम सभा। यही दोनों के तालमेल से अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण होगा। और इनके पास ऑटोनॉमी पावर है, इनके पास कार्यपालिका शक्ति है, विधायिका शक्ति है और न्यायपालिका की शक्ति है। इन तमाम शक्तियों के बावजूद भी मैं जो परिस्थितियां देख रहा हूँ, मेरे अपने 20 साल के अनुभव और कुछ पुरानी बातें लोगों से सुनी सुनाई, लगता है आपको कि कभी हालात सुधरेंगे? एकदम सुधरेंगे। संविधान कभी खत्म नहीं होता है, अधिनियम कभी खत्म नहीं होते हैं। बदले तो जा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। यही ना बताना है आपके माध्यम से पूरे झारखंडी समाज को। पीपेसा कानून सिर्फ जनजातियों के लिए नहीं है, शेड्यूल एरियाज में जितने भी निवासी हैं, चाहे वो आदिवासी हो, लेकिन खतरा तो ज्यादा आदिवासियों के सामने है। तो यहाँ जो ऑटोनॉमी दी गई है वो शेड्यूल एरियाज के लोगों को ऑटोनॉमी दी गई है। और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, हमें लगता है कि रघुवर दास जी की सरकार में एक कानून बना था कि अनुसूचित क्षेत्र के लोग ही अनुसूचित क्षेत्र में क्लास 3, क्लास 4 या नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो 10 साल के लिए था। हमारे नजर में वो बहुत ही बेहतर कानून था, जिसे इस सरकार ने खारिज कर दिया और संवैधानिक ढंग से खारिज किया, क्योंकि वो टीएससी का रूल था। अनुसूचित क्षेत्रों में सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र के लोग ही आवेदन करेंगे, यह टीएससी के द्वारा पारित कानून था ना, जिसको कि वर्तमान कैबिनेट ने वापस लिया। वो भी गलत है। टीएससी के द्वारा पारित कानून आप जो है कैबिनेट से नहीं वापस ले सकते हो। अभी कैबिनेट ने पचवाड़ा कोल माइंस को 30 साल के लिए लीज में दे दिया। कैसे लीज में दे दिया? तो जब सरकार ही इस तरह का आदिवासियों के विरुद्ध निर्णय लेगी तो आदिवासी समाज जाएगा कहां, यह सवाल है। और जब सरकार ही आदिवासियों के हित के खिलाफ काम करती है तो आदिवासी समाज को पुनर्विचार करना चाहिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा संथाल परगना में नज़र आता है, जहाँ से आप भी बिलोंग करते हैं। लगता है कि वहाँ की जल जंगल ज़मीन हरियाली बची है। ये संथाल परगना की बात नहीं है, पूरे संथाल परगना के बाहर पूरे झारखंड के 24 जिले की बात है। झारखंडी आदिवासी मूलवासी राज्य के विकास में कहीं भी इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं है। तो राज तो विकास कर रहा है। विकास नहीं, जो आज ये सामाजिक आर्थिक विकास इसको हम नहीं कहेंगे, आर्थिक सामाजिक विकास इसको आप कह सकते हैं। ये सिर्फ आर्थिक विकास जब आप 13 जिलों में पीपेसा कानून ही लागू नहीं किए हैं, जहां से हजारों करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में जाता है, तो ये जो डीएमएफटी का पैसा है वो माइनिंग एरियाज के प्रभावित लोगों के बीच खर्च किए जाने हैं। लेकिन नियमावली के अभाव में डीएमएफटी का पैसा माइनिंग क्षेत्र के प्रभावित लोगों के बीच खर्च ना हो करके शहरी क्षेत्र में पार्क बन रहे हैं, झूला बन रहे हैं, पीसीसी सड़क बन रहे हैं, लाइट लग रहा है। क्या है ये सब? तो जो राज्य चलाते हैं वे राज्य चलाने की जिम्मेदारी वैसे लोगों को दे दिए हैं जिन लोगों से बचाने के लिए झारखंड राज्य की स्थापना हुई। इस वक्त झारखंड में 2-3 तबकों में बड़ा आंदोलन दिख रहा है। उसमें एक बड़ा तबका है युवा वर्ग का। छात्र आंदोलन की तस्वीर आप झारखंड में राज्य में देख रहे होंगे। कुछ
नए चेहरे, कुछ नए आंदोलनकारी मैदान में आ गए हैं, चुनाव लड़ने की भी वो बात कर रहे हैं, राजनीतिक दल भी खड़ी कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो युवा वर्ग है सबसे ज़्यादा आंदोलित है और युवा से ही सबसे ज़्यादा हम संरचनात्मक कार्यों की उम्मीद भी कर सकते हैं? क्या परिस्थितियाँ होंगी? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने का सबों को हक है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने की सबों को आज़ादी है। अब सवाल होता है कि अपने आंदोलन में संवैधानिक बातों को कितना परिश्रय दिया जाता है। फिर वही होगा, सत्ता लेंगे लेकिन राज्य कैसे चलेगा? जयराम महतो तो अपने हर सभा में संविधान अच्छी बात है, लेकर बात करता है, संविधान उनके साथ होता है। अगर लोग अभी तो पार्टी बनाने की घोषणा हुई है, अभी और हम लोग देखेंगे झारखंड को बचाने की तो सभी लोग बात करते हैं। इतने सारे राजनीतिक विकल्प हो जाएंगे आदिवासियों के सामने या आदिवासी मूलवासियों के सामने, ऐसी परिस्थिति में लगता है जनमत संग्रह सही दिशा में हो पाएगा? वो तो वक्त बताएगा ना सुरेंद्र जी, वक्त बताएगा। यहाँ तो वक्त करीब आ रहा है। देखिए, यहाँ ट्राइबल ऑटोनॉमी क्यों दी गई है? अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को ट्राइबल ऑटोनॉमी क्यों दी गई? यहाँ पंचायत राज व्यवस्था नहीं होंगे, नगर पालिका व्यवस्था नहीं होंगे, तभी आदिवासी और मूलवासियों की जमीन बचेगी, खनिज संपदाओं से उनको शेयर मिलेगा। लेकिन जब आप राजनीतिक आंदोलन में जाते हैं तो आपको झारखंडियों से भी समर्थन तो लेना है, गैर झारखंडियों से भी समर्थन लेना है आपको। लेकिन मिलेगा? वक्त बताएगा, वो तो हम नहीं कर सकते हैं ना। मुझे तो ऐसी परिस्थिति नहीं लेकिन दिखती। अभी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके पूर्व के लोग अनुसूचित क्षेत्र को माननीय कोर्ट में चैलेंज किए थे, पी पैसा कानून को काला कानून कहे थे। कभी वो लोग 26% और 74% की बात करते थे, उनके पूर्वज अभिभावक लोग। स्थानीय नीति नहीं है, बावजूद इसकी नियुक्तियां हो रही है। स्थानीय नीति और नौकरी में प्रवेश कराने का जो नियमावली बनेगा वो माननीय संसद बनाएंगे, अनुच्छेद 16(3). सरकार विज्ञापन निकाले, बहाल करे, विज्ञापन में लिखे सिर्फ झारखंड के निवासी अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने दीजिए, जो बाहरी भी अगर झारखंडी हो गए हैं उनको भी अप्लाई करने दीजिए, वो अपना दस्तावेज दिखाएंगे। जिनको आप बाहरी मान रहे हो सकता है कि उनके पूर्वज झारखंड से जुड़े हुए हों। आप विज्ञापन तो निकालिए, आप विज्ञापन निकल रहे हैं, आप विज्ञापन को निकालते हैं कि भारत का नागरिक हो, और यह भी लिखना है आपको सिर्फ झारखंड के स्थायी निवासी आवेदन दे सकते हैं, जैसे कि बिहार सरकार में होता है। आप विज्ञापन निकालो, किसने रोका है आपको? लेकिन सरकार, बहुत दुख की बात है कि आदिवासी मूलवासी मुद्दों पर वर्तमान सरकार माननीय कोर्ट में भी विरोध करती है। पी पैसा का विरोध कौन कर रहा है? वर्तमान सरकार कर रही है, पहले भी लोग किए हैं सरकार। जेपीसी का मामला हो, राज्य के वर्तमान महाअधिवक्ता माननीय कोर्ट में विरोध किया, ग्रेजुएट टीचर्स की बहाली की मामला हुई, महाअधिवक्ता महोदय कोर्ट में विरोध किया। क्या है सब? 32 लीगल ऑफिसर्स की टीम है, सिर्फ 2 झारखंडी है, बाकी 30 सब बाहर के हैं। आप ये बताइए सुरेंद्र जी, आपके घर वाले किचन में खाना बनाए, वो तो झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन ने भी इसका विरोध किया था। तो जब सवाल ये है ना, जब उसके सवाल ये है ना, लिस्ट निकली थी। एक एग्जांपल बताता हूं, अगर आपके घर में खाना बना, आपके घर में पार्टी हो रही है, आपके परिवार, पत्नी, माँ, बहन सब खाना बनाई, लेकिन परोसने के लिए अगर बगल वाले महिला को दे देगी, देखिए तो आपको ही खाना नहीं मिला ठीक से। वही स्थिति झारखंड में है। सत्ता तो हम लोगों ने ले लिया, दे दिया, लेकिन सत्ता चलाने के लिए वैसे लोगों को दे दिया गया है, बैठा दिया गया है जिनसे बचाने के लिए ही झारखंड बना, और यही स्थिति है और आगे भी रहेगी। तो समाधान यहां है, लीगल टीम में आप नहीं हो, आपके विधि विभाग में आप नहीं हो, आपके मंत्रियों को जानकारी नहीं है, आप क्या राज चलाओगे?
आज 22 साल के बाद हम लोग को क्यों मुखर होना पड़ रहा है? आदिम जनजातियों का कहीं पूछ नहीं है, कहीं आदिम जनजातियों का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है, है ना? आप ये अनुमान लगाइए ना, आप जब जनजाति सलाहकार परिषद नहीं बना पाए, 4 साल हो गया, तो आपसे क्या उम्मीद करेगा आदिवासी समाज? आपके भी नाम गए थे उसमें। नहीं, हम लोग तो बिना पद के काम करने वाले लोग हैं। कभी आप सुरेंद्र जी, आप तो हमको 18 साल से देख रहे हो जी। हम लोग बिना पद, चूंकि देखिए तमाम सुख सुविधा हम लोगों ने उपभोग किया है। जो सुख सुविधा तमाम वीआईपी को है, हम लोग भी उनमें से हैं। हम लोग तमाम सुख सुविधाओं को छोड़ करके जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आंदोलन ही नहीं करते हैं, बल्कि कार्यपालिका में भी है, विधायिका में भी है, न्यायपालिका में भी है। औरों की तरह नहीं कि जल जंगल जमीन बचाओ और पीछे से पी पैसा को डाइल्यूट करने के लिए मीटिंगें करो और पंचायत राज नगर पालिका की स्थापना को सपोर्ट करो। ऐसा नहीं होना। यहाँ ग्राम पंचायत भी नहीं होगा, नगर पंचायत भी नहीं होगा, नगर पालिका भी नहीं होगा और रांची नगर निगम भी नहीं होगा। ये सभी असंवैधानिक है और यही वजह से जिन लोगों से बचाने के लिए झारखंड का गठन हुआ, वे लोग हावी हुए हैं। लगता है कि आज के वक्त में थोड़ी कुछ उसमें राजनीतिक परिस्थितियां भी शामिल कर दिए जाए तो संवैधानिक बातें अब सैद्धांतिक बातें रह गई है सिर्फ। देखिए, कोई भी चीज़ शुरू होता है सुरेंद्र जी, अंत भी होता है। बहुत दिन तक संविधान को ढक कर नहीं रखा जा सकता। संविधान आत्मा है। इसी संविधान के वजह से आदिवासी आज बड़े बड़े ऑफिसर बने, मंत्री बने, एमएलए बने, गवर्नर बने, राष्ट्रपति बने, संविधान की वजह से। धार्मिक आधार पर हम लोग को नौकरी नहीं मिलती है। संविधान के आधार पर हमारा सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है, धार्मिक आधार पर नहीं हुआ है। अब तो धार्मिक आधार की भी बातें होने लगी है। करने दीजिए। आज के समय में अगर लोग एक हाथ में संविधान और एक हाथ में धर्म को पकड़कर नहीं रहेंगे तो इनका दुर्दशा निश्चित है। क्योंकि इस भारत का संविधान ही हमें जीने का सम्मान, आगे बढ़ने का रास्ता और देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे मजबूत बनाता है। और झारखंड ही नहीं, पूरे देश के गरीब तबकों का, वंचित तबकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में भी, संवैधानिक संस्थाओं में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी सुनिश्चित करता है। एक आखिरी सवाल, क्या विक्टर माल्टो कहीं से चुनाव लड़ेंगे? अभी तक तो मैं सोचा नहीं हूँ। मतलब चुनावी राजनीति में आपकी कोई दिलचस्पी? अभी तक तो कोई दिलचस्पी है ही नहीं। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए सड़क से बेहतर जगह है कि संसद? पी पैसा नहीं, संसद है, युवाओं को भेजेंगे, युवा लोग जाएंगे। बहुत सारे युवा लोग हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि जो अभी युवा है, कभी उनके अभिभावक हमारे साथ काम करते थे। तो अभिभावक तो उनको बताते हैं, आपको एक ही जगह से सही जानकारी मिलेगी, लोग संपर्क करते हैं, मैं बताता हूँ। जनप्रतिनिधियों को कितना नंबर देंगे, मार्क्स देंगे? देखिए हमारे खासकर जो अनुसूचित क्षेत्रों से जीत कर जाते हैं। देखिए, जनप्रतिनिधियों की कोई गलती इसमें मैं तुरंत तो नहीं कहूँगा। हाँ, एक दो चेहरे को कुछ, क्योंकि आप ये मानिए, देख परख कर आप ये देखिए, किसी व्यक्ति को आप रिम्स ले जाइए और एप्रन हो गया, डॉक्टर की तरफ आप ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करा दीजिए कि जाओ तुम ऑपरेशन करो, तो लोग तो देखेंगे डॉक्टर जा रहा है ना। लेकिन वो व्यक्ति जो डॉक्टर के रूप में है, ऑपरेशन थिएटर जाकर क्या करेगा? तो झारखंड में भी हम लोग पर्याप्त ज्ञान वाले जो नहीं हैं, वैसे लोग पहुंच गए हैं। बिना डिग्री वाले डॉक्टर, बिना डिग्री वाले डॉक्टर क्या होगा? तो फिर सोसाइटी की, समाज की बीमारियों का
बेहतर इलाज कैसे होगा। चलिए एक बड़े अच्छे उदाहरण के साथ आपने इस बात को तो अभी अनुसूचित क्षेत्रों में झारखंड के 24 जिले में जो 13 जिले अनुसूचित क्षेत्र हैं, 3 प्रखंड में अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पंचायत राज नगर पालिकाओं को इमीडिएट भंग किया जाए और पी पेशा की धारा 3, 4, 4D, 4O, धारा 5 और धारा 4M के तहत नियमावली बनाई जाए, तभी अनुसूचित क्षेत्र का विकास होगा, आदिवासी मूलवासियों का विकास होगा। नहीं तो मुझे बहुत ही मुश्किल सा लगता है, फ्यूचर मुश्किल लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्टर मल्टू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी संवैधानिक जानकारियाँ थी इनमें वो सब कुछ शायद निकल कर बाहर नहीं आ पाई, लेकिन ज़्यादातर हिस्से इस कार्यक्रम में निकल कर आ गए। कुछ राजनीतिक विचारों से भी हम अवगत हुए, राजनीति में आगे क्या हो सकता है डॉक्टर के एग्जाम्पल के साथ इन्होंने ख़त्म किया। तो फिलहाल इस मुलाकात में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी खास शख्सियत के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे, आपके पास आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।